दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय जी मौजूद हैं। जी नमस्कार सर, बताएं कांग्रेस की बनारस में चुनाव जीतने की क्या रणनीति है? नहीं, निश्चित तौर से बनारस काशी नगरी ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ जनता के साथ लोगों के साथ जुड़ के रहता है, निश्चित वो मजबूती के साथ आगे काम करता है, समाज की सेवा करता है। केवल जो लोग तन के रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं बाबा विश्वनाथ से ऊपर हूँ, जिन्होंने अपने लिए नारा लगवाया, बाबा का नारा है हर हर महादेव, इन लोगों ने नारा लगवाया हर हर मोदी, तो ये चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। ये केवल क्षणिक चीज़ें हैं, बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। कांग्रेस जमीन पर उतर कर काम कर रही है। आपने देखा प्रियंका गांधी जी कितनी बड़ी रैली हम लोगों ने बनारस में कराई है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कराई और लगातार अभी प्रतिज्ञा जो उन्होंने किया उस प्रतिज्ञा यात्रा लेकर हम लोग चले हैं। और अभी भाजपा भगाओ, महंगाई समाप्त करो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज भी वो हमारी 14 तारीख से वो भी यात्राएं निकल रही हैं जो 24 तारीख तक चलेंगी। हम लगातार जनता के टच में हैं, जनता के साथ नीचे काम कर रहे हैं। सर, आपने प्रियंका गांधी के रैली का जिक्र किया, उस रैली में तो भीड़ आई, क्या आपको लगता है कि वो जो भीड़ थी वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? 100% होगी। देखिए, कारण आपको बता दूं, पहले जैसे लोग ये आकलन कर रहे हैं मीडिया में लोग कि पहले भी राहुल जी को, प्रियंका जी को, या मतलब जो प्रियंका जी की भीड़ आई और उनको सुनने के लिए आई, पर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। पर जिस तरीके से प्रियंका जी ने लगातार विगत 2.5-3 सालों से जो मूवमेंट यहाँ शुरू किया है, चाहे वो मैं बता दूं सोनभद्र का उम्भा जिसमें आदिवासियों को मारा गया था, आपको ध्यान होगा, उसमें प्रियंका जी ने स्टैंड लिया, उनको न्याय मिला। उन्नाव जो भाजपा के विधायक के द्वारा जिस तरीके से बच्ची के साथ जो बलात्कार जिस तरीके से उस तरीके से किया गया, उसमें जो प्रियंका जी ने स्टैंड लिया, उनको सजा हुई, वो जनता ने देखा है। हाथरस जिस तरीके से के परिवार को साथ बर्बाद किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से उस लाश को जलवाया, बच्चे के परिवार के बगैर मर्जी के जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल डालकर लाश को जलवाया गया, ये सारी चीज़ों में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया, उनको न्याय मिला। अभी आप रिसेंट देख लीजिए, राय जिस तरीके से भी लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से प्रियंका जी ने स्टैंड लिया, उस पर आप देखिए पूरी तरीके से मंत्री का परिवार बेनकाब हुआ है और मंत्री भी उसमें नपेंगे। जैसी स्थिति चली, अगर ईमानदारी से जांच हुई तो उसमें भी आएंगे। उसके बाद एक दलित परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ, जो व्यक्ति आगरा के अंदर जिस मारा गया, उस पर स्टैंड लिया। मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी के जो स्टैंड आए हैं उसमें निश्चित तौर से ये भीड़ पूरी तरीके से वोट में कन्वर्ट होगी। कांग्रेस ने जब अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी तो इन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके बाद फिर ये अनाउंस हुआ कि 40% टिकट महिलाओं को मिलेगा। तो करीब अगर देखें तो 403 विधानसभा सीटों पे 160 महिला कैंडिडेट की जरूरत। तो क्या आपको लगता है कि इतने महिला कैंडिडेट कांग्रेस तलाश पाएगी जो कि जिताऊ हों? अब देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से प्रियंका जी ने बताया ना, मैंने जो 2.5-3 साल से जो काम हो रहा है, मेहनत हो रहा है, और जिस तरीके से कोरोना काल में, कोरोना के दोनों लॉकडाउन में जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया, आप लोगों ने देखा, न समाजवादी पार्टी सड़क पे आई, न बसपा आई, न बीजेपी की सरकार, लोग घर में बैठे थे। हमारे पहले लॉकडाउन में भी कांग्रेस के लोगों ने काम किया, प्रियंका जी ने उस पर पूरी मॉनिटरिंग करती थी, पूरा ग्रुप बना था। दूसरे वाले लॉकडाउन में पूरा काम किया। तो वो एक मैसेज बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों में है, और ख़ास करके महिलाओं में प्रियंका जी का बहुत ही क्रेज़ है। जो उन्होंने बोला कि हम जो उन्होंने 8-9 वचन दिए हैं, उन वचन में से 40% है। मैं समझता हूँ कि अभी जितने भी हमारे महिलाएं हमारी जो हैं इस प्रदेश की, हमारी बहनें हैं, वो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ जुड़ेंगी और बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ लगातार जुड़ती चली जा रही हैं। मैं बताऊँ, आप 160 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 250-300 भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और जिताऊ ने बहुत मजबूत लोग लड़ रहे हैं, और बहुत अच्छे परिवार के जो हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि ये परिवार की भी महिलाएं आएंगी पॉलिटिक्स में, वो भी तैयार है लड़ने के लिए। तो तैयारी पूरी तरीके से है, और पूरी तरीके से जो उन्होंने बात जो कहा है वो 40% से कम नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगा। कांग्रेस ने
और भी वादे किए हैं, जैसे 20 लाख रोजगार, कोरोना काल के बिजली की माफी और किसानों का कर्ज माफ। क्या आपको लगता है कि ये सब मुद्दे कांग्रेस को जिताने में मदद करेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव जिताने में मदद करेंगे वो तो एक अलग विषय है, पर जिस तरीके से उनकी इंसानियत, मानवता देखिए प्रियंका जी की, कि जो कोरोना काल में जो परिवार जो कमजोर हो गया, टूट गया, उसको हम प्रत्येक परिवार को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को 40, बच्चियों को हम टैबलेट देंगे, और जो डिग्री में जाएंगे उनको हम स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी देंगे। तो ये एक इंसानियत है। आज अगर हम मान लीजिए पेट्रोल की स्कूटी का दिन देने के लिए 100 रुपये का पेट्रोल कौन सा गार्जियन देगा उनको भराने के लिए? कौन सा, जब वो कहीं रोजगार तो करेंगे नहीं, कोई उनको तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, वो रोजगार नहीं कर। तो इसलिए उन्होंने इंसानियत के नाते ये सारी चीज़ें कही है। ये प्रियंका जी के व्यक्तित्व को बताता है, उनकी व्यक्तित्व को दर्शाता है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे जितने भी बाई इलेक्शन अभी हुए हैं, हर जगह कांग्रेस ने मजबूती से अपना स्थान दर्ज किया है, और जहां हम लड़े में नहीं थे 2017 में, वहां पर हम सेकंड फाइटर के रूप में बाई इलेक्शंस में आए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि हम 32 साल 30 साल से नहीं है। सपा को 4 बार देख लिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, बसपा को देख लिया, भाजपा को देख लिया, पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे के देख लिया। उसके बाद भी न कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, न रोजगार दे पाए, न बेरोजगारी दूर कर पाए, न लोगों के दिल जीत पाए, न कोरोना काल में ये न बेड दिलवा पाए, न रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा पाए, न लोगों को वेंटिलेटर दिलवा पाए, इवन ऑक्सीजन तक नहीं दिलवा पाए। ये कहाँ काम कर पाएंगे जनता के बीच में? अभी जनता इनको दौड़ाएगी। आप देखिएगा आने वाला जो आचार संहिता लगने दीजिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, मेरा अगला सवाल है कि करीब 30 साल से ऊपर हो गए कांग्रेस को सत्ता में आए यूपी में। मैंने बोला 32 साल तो बोला ही ना। हाँ, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि अभी तक संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं हो पाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज की स्थिति में कांग्रेस और पहले की स्थिति में आप देखेंगे बहुत अंतर है। आप बनारस की रैली देख लीजिए। बनारस की रैली को आप क्या मानते हैं? ये नेचुरल भीड़ थी। गोरखपुर की रैली हुई प्रियंका जी की, उसको क्या मानते हैं आप? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दोनों रैलियां हुई हैं। ये संगठन की ताकत है, संगठन मजबूती से। हाँ, 30-32 साल में जो कांग्रेस नहीं आई, उसका मूल कारण है कि हम जो स्थिति जमीन पर जो चीज़ें थी, जो सही वस्तु स्थिति जो जमीन पर काम होता था, वो हम नहीं कर पाए। उसका कारण था कि हम नीचे जमीन पे आम लोगों से नहीं जुड़ पाए, वही मूल कारण था। और कहीं ना कहीं उसमें ये मानता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं जो गठबंधन हम करते चले आए अन्य दलों से, उसका भी दुष्परिणाम उसको भी हमें भोगना पड़ा। सर, यहाँ बनारस के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जिन पर आप लोग कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? बनारस में स्थानीय मुद्दे आप देख लीजिए, घूमकर आप बनारस आए हैं, आप लोग बाहर से आए, स्वागत है आपका काशी में। आप उठाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है पूरा। अभी मैं आप कब से यहाँ आने के लिए तैयारी में हूँ। आधे घंटे से मैं जाम में फंसा था। मैंने आपको 2 बार बोला कि मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे से जाम में फंसा हूँ। बनारस में ट्रांसपोर्टेशन का कोई स्थान नहीं है। अभी आप मीडिया में ही देख रहे होंगे, और उसमें यह है कि बनारस में पहले था कि मेट्रो ट्रेन चलेगी, फिर हुआ कि नहीं, अब वो एक कोई और दूसरी ट्रेन आती है, मोनो रेल चलेगी। अब क्या है मालूम है इस समय क्या बोला जा रहा है? अब इस समय वो जो खंबे पर जो चलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो वायर पे चलता है, नहीं, जो हम लोग जाते हैं अमरनाथ जी, उस पर वो चलता है, वो पूरा उस पर क्या उसको बोला जाता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो पूरा वो बनारस में वो चलाने की तैयारी है, जो पहाड़ों पर जाता है, कश्मीर में, गुलमर्ग में, जो उस पर बैठ के जाते हैं हम लोग, वो बनारस में चले। अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है। दुनिया के किसी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरी जानकारी जहाँ तक है, पूरे वर्ल्ड में रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। हाँ, किसी एक टूरिस्ट प्लेस के लिए, किसी दार्शनिक स्थान पर जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है, नदियां हैं, वहां पर रोपवे का इस्तेमाल होता है। बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में रोपवे लगाने की प्लानिंग है। आप सोच सकते हैं कि बनारस का क्या विकास है। तो बनारस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। 7.5 साल 8 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, एक सिंगल इंडस्ट्री बनारस में नहीं लगी है।
जिसमें रोजगार दिया जा सके। जो इंडस्ट्री लगी भी थी उसका भी निगमीकरण किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज, जैसे डीएलडब्ल्यू का नाम बीएलडब्ल्यू हो गया, बीएलडब्ल्यू का भी निगमीकरण हो गया है। बहुत स्थिति वहां की भी खराब है। जो बनारस की एक ताकत थी, कांग्रेस ने उसको बनाया था, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने आके इसकी स्थापना कराई, लाल बहादुर शास्त्री जी, कमलापति जी थे, तो आज पूरी चीजों को ध्वस्त कर दिया। तो तमाम ऐसी चीजें बनारस में एक, अभी 10 साल से एक बनारस में शाही नाला है। आप देखिएगा, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, परसों वो कह के गए कि इसको 15 तारीख तक बना दीजिए। 10 साल से शाही नाला की सफाई हो रही है, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। क्या है ये केवल बनारस के साथ नया नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नया नया एक्सपेरिमेंट। जोशी जी आए, मोदी जी आए, योगी जी, ये सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस बार बनारस की जनता इनके एक्सपेरिमेंट से ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो वो निश्चित तौर से जो अपना लोकल जो इश्यूज आएगा लेकर, जो अपनी बात को कहेगा, जो उनके बीच में रहेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। अगर प्रियंका गांधी जी यूपी से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर से बहुत ही फायदा होगा। अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अकेली सरकार डंके की चोट पर बनेगी और भारी बहुमत और भारी सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे भाजपा हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया, इन सब पार्टियों की तुलना में आप कांग्रेस को कहां पाते हैं? मैं आपने अभी कहा ना कि प्रियंका जी अगर आ गए मैदान में तो हम सबसे टॉप पे रहेंगे। और आज भी हम इन लोगों से बहुत आगे हैं। संघर्ष कौन कर रहा है? आप सड़क को उठाकर देख लीजिए, एक इश्यूज पे, किसी इश्यूज पे, जितने मैंने अभी गिनाए आपको, उम्बा से लेकर और लखीमपुर खीरी से लेकर आगरा से लेकर, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, जाना था इनको लखीमपुर खीरी तो घर में सोए थे। प्रियंका जी दिल्ली से आई लखनऊ, और लखनऊ से फिर गाड़ी उनकी रोकी गई, पुलिस प्रशासन ने रोका, पीछे वाले बैक डोर से जाकर कुछ दूर तक पैदल गई, फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। इच्छा शक्ति थी ना, महिला होके दृढ़ इच्छा शक्ति है। अखिलेश यादव लखनऊ में रहते हुए सो रहे थे एयर कंडीशन में, मायावती जी लखनऊ में रहते हुए सो रही थी। लखनऊ में आप थी, आपको तुरंत जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? तो आज कांग्रेस हर जगह संघर्ष कर रही है। कोरोना का दोनों लॉकडाउन देख लीजिए, कांग्रेस जिस तरीके से जो मजदूर पैदल आए, जो हमारे भाई साथी आए, सबके साथ खाने से लेकर, उनका इलाज से लेकर, दवा से लेकर, उनको जूते चप्पल पहनाने तक, इवन बस तक अरेंज करके दिया प्रियंका जी ने कि बस हम दे रहे हैं, योगी जी हमारी बस को आप भेज दीजिए, वो भी नहीं लगाया गया। तो कांग्रेस इन सब लोगों से आगे है। हाँ, झूठी बात और फर्जी बात और फ्रॉडगिरी की बात हम नहीं करते, हम काम करते हैं और काम में विश्वास करते हैं। सर, यहाँ प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट का चर्चा तो मीडिया में भी रहता है, जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो गया, कॉरिडोर हो गया, तो आप विकास के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी ने कई बड़े बड़े यहाँ काम किए, एक बंदरगाह भी बनाया हुआ है, शायद आप लोगों को ध्यान में होगा, 2019 में बड़ा ही ड्रम और बांसुरी बजाया गया था, चॉपर्स उतरे थे वहाँ पर, वो हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक के लिए, कि वो पूरा जो है रिवर ट्रांसपोर्टेशन होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक भी शिप जो जिस समय उन्होंने केवल उस समय जो झंडी दिखाई थी, उसके बाद एक भी शिप, एक भी यहाँ पे माल ना आया है न गया है। हजारों करोड़ की यो बंदरगाह की योजना बेकार पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। सफ़ेद हाथी है, सारी मशीनें सड़ रही हैं, सारे क्रेन सड़ रहे हैं, आप अगर एंट्री अंदर आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे पूरा बंद कर दिया गया, आप अंदर नहीं जा पाएंगे। दूसरा, इनका अभी अमित शाह जी ने कार्यक्रम किया, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, ये जो बना है बड़ा लालपुर में, बड़ा कई 100 करोड़ रुपया लगा के, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनकर रह गया है, आरएसएस का कार्यालय बनकर। कोई न बुनकर के लिए वहाँ कार्यक्रम होते हैं, न वहाँ पर कोई भी शिल्पियों के लिए होते हैं, न बनारस के कोई भी यहाँ बनारस के लोगों के लिए काम नहीं हो, क्योंकि वहाँ इतना दूर है और इतना महंगा है, कोई जा नहीं पाएगा। रही रुद्राक्ष में केवल सरकारी कार्यक्रम हो रहा है और केवल सरकार के सहयोग से चल रहा है। कोई प्राइवेट आदमी जो जिसने भी एक जो साधारण आदमी है जो कार्यक्रम करना चाहता है, वो 3 घंटे का 3 लाख रुपया ले रहे हैं। कौन जाएगा भैया? बनारस गरीबों का शहर है, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं यहाँ। ये गुजरात का अहमदाबाद, बड़ौदा नहीं है, सूरत नहीं, बनारस बड़े साधारण लोगों का शहर है। ये मोदी जी को नहीं पता इतना ज़्यादा यहाँ पे टैक्स। अभी इन्होंने एक यहाँ पर पार्किंग उद्घाटन किया है, गदोलिया पर चले जाइए, कोई गाड़ी ऊपर नहीं जा रही है।
वो घंटे के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, कहाँ दे पाएंगे लोग? सारी नीचे खड़ी हैं। कॉरिडोर में आप देख लीजिए क्या हो रहा है, सारे हमारे पुराने जितने भी स्थापित मंदिर थे, हमारे देव थे, सब मंदिरों को तोड़ दिया गया है और बड़ी बड़ी बात, झूठी बात बोली जा रही है। ये सारी चीज़ें जनता जान चुकी है। जो मैंने बताया आप जाके अपनी आँख से देख लीजिएगा, बंदरगाह देख लीजिएगा अपनी आँख से, बंदरगाह में कितनी जहाजें गई, कितना करोड़ का कमाई हुआ, ये देख लीजिएगा 19 से लेकर आज तक। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर देखिए तालाबंद होगा, अभी चले जाइएगा। 2 दिन पहले अमित शाह आए थे, कार्यक्रम करके चले गए, तालाबंद होगा वहाँ। रुद्राक्ष, ये जो रुद्राक्ष है इसमें इसकी जानकारी कर लीजिएगा, केवल गवर्नमेंट के जो विभागीय जो कार्य हैं वही हो रहे हैं। विभाग जैसे कोई उसमें पर्यटन डिपार्टमेंट है, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है, वही काम कर रहा है। कोई प्राइवेट आदमी जो एक कोई संस्था या कोई एक अपना कोई निजी कोई कार्यक्रम एक भी आदमी अभी तक नहीं कर पाया। जहाँ तक मेरी जानकारी है केवल IMA के डॉक्टरों ने एक बार किया था, वो भी मैं समझता हूँ कि वो केवल स्पॉन्सरशिप में जो कंपनी चला रही है उसने स्पॉन्सरशिप कर दिया उन लोगों को, वो भी पैसा, वो लोग पैसा नहीं दिए जहाँ तक मेरी जानकारी। तो कौन से विकास पे ये काम लड़ेंगे? आप देख लीजिए, शहर की सड़कों को देख लीजिए, चलिए गलियों को देख लीजिए जाकर, अभी टूटी फूटी गलियां हैं पूरी, एक नाले की सफाई नहीं हुई अभी तक, बाकी क्या बात करेंगे, शाही नाले की सफाई अभी तक नहीं हुई है। किस इशू पे काम, एक फैक्ट्री नहीं लगी, एक कारखाना नहीं लगा है, तो कौन से किस पे वोट जनता से लेंगे ये? और रोपवे चलाएंगे बनारस में, आप बताइए, आप सब लोग पढ़े लिखे जानकार हैं, मीडिया से के लोग हैं, आप बताइए ना कि हिंदुस्तान में रोपवे कहाँ चलता है, किस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप बता दीजिए जहाँ रोपवे चल रहा हो, एक शहर बता दीजिए मुझे। मेरी जानकारी में तो हिंदुस्तान क्या पूरे देश, पूरी दुनिया में नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ, किसी धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, कोई टूरिस्ट प्लेस पे ऊपर जाने के लिए जहाँ हर रास्ता नहीं है, पहाड़ है, नदी है, झरना है या रेगिस्तान है, वहाँ पे हो सकता है, पर पब्लिक शहर के अंदर रोपवे से एक जगह से दूसरे जगह लाया जाए, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हिंदुस्तान में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। सर आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। देखिए गौरव जी, राजनीतिक सफर तो मेरा बड़ा शुरू से कठिन रहा है और बड़ा ही लड़ाकू रहा है शुरू से। पहली बार मैं 96 में जो आज पिंडरा विधानसभा उसका नाम कोलसला हुआ करता था, वहाँ से मैं चुनाव लड़ा, तो मेरी लड़ाई कामरेड उदल जी से हो गई। और कामरेड उदल जी उस समय 9 टाइम से मिले थे, वहाँ से 9 बार के मिले थे, पर ईश्वर की कृपा से पहली बार जीता वहाँ। अब उदल जी को मैं हराने की बात तो नहीं कहूँगा, वो बहुत ही स्टॉलवर्ड और बहुत बड़े इंसान थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिला 96 में, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, वहाँ से विधायक बना। और मैं उनको हराने की बात नहीं कह सकता क्योंकि उनका बहुत बड़ा कद रहा है, मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोल सकता हूँ, उनका आशीर्वाद मिला। फिर उसके बाद 2002 में सोनेलाल पटेल जी आ गए, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे लड़ा, फिर चुनाव जीता। फिर 2007 में फिर सोनेलाल जी आ गए, फिर उनसे लड़ा, फिर चुनाव जीता। फिर 2009 में बाई इलेक्शन में लड़ा, पार्लियामेंट लड़ा था, हार गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया, बाई इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ा और मायावती जी पूरी सरकार लड़ी। बाई इलेक्शन आप जानते हैं, गवर्नमेंट थी मायावती जी की, पूरी मायावती जी ने 25 मंत्री, मेरे 25 न्याय पंचायत है, हर न्याय पंचायत एक मंत्री लगा दिया, 25 न्याय पंचायत 25 मंत्री, वो भी मैं मायावती जी से चुनाव लड़ा और जीता चुनाव। उसके बाद 2012 में कांग्रेस से लड़ा, कांग्रेस से चुनाव जीता और लगातार हम सब लोग जनता के बीच में काम करते 17 तक चले आए। 17 में इन लोगों ने केवल फ्रॉडगिरी करके, झूठ बोलकर, झूठी बात कर लोगों को फर्जी आश्वासन देकर, केवल चुनाव हराने के लिए कि कैसे अजय राय को चुनाव हराना, इस पे लोगों ने काम किया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय। मैं गौरव, निर्मल पोद्दार के साथ, आप देखते रहिए द प्रिंट।